हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकंड प्रैक्टिस सैंपल पेपर। मैंने ऑलरेडी सैंपल पेपर 1 बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। ये टर्म 2 का पेपर है, 2021-22 बैच का। टोटल मार्क्स 35 है और टाइम होगा हमारा 2 आवर्स। जनरल इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है, टोटल हमारे पास 12 क्वेश्चन है, जिसमें 1 to 3 क्वेश्चन आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और हो गए 2 मार्क्स के। 4 to 11 जो क्वेश्चन हैं दे आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स के। 12th क्वेश्चन है हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स का। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड यूज ऑफ कैलकुलेटर्स एंड लॉग टेबल्स इज नॉट परमिटेड। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए है हमारा 2 मार्क्स का। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। राइट द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एनी टू। हमें 3 कंपाउंड दिए, इनका आयुपैक नेम लिखना है और तीनों अगर हम देखें तीनों अमाइन है। ठीक है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है एन के साथ दिया हुआ एक तरफ CH3 और उसके साथ 2 जुड़े हुए हैं CH2 CH3 और साथ में जुड़ा हुआ है CH2 CH3। ठीक है, तो अगर आप इसे देखोगे नाइट्रोजन के साथ क्या है, 3 हमारे साथ एल्काइल ग्रुप अटैच है और जो भी सबसे बड़ा वाला ग्रुप होता है उसे हम एंड में लिखते हैं। तो 2 इथाइल है, उसमें से आप कोई भी एक ले सकते हो, उसे हम एंड में लिख देंगे और बाकी जो 2 ग्रुप बच गए हैं इन्हें हम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक तरफ हमारे पास इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, तो ई पहले आता है, हम लिखेंगे एन इथाइल एन मिथाइल। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो मेन हमारा चेन है वो 2 कार्बन का, तो लिखेंगे इथेन। सब दोनों के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, इथेन अमाइन। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए का आंसर। सेकंड हमें दिया हुआ है CH3, एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ दिया हुआ है हमें NH CH3 हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है। अब याद रखना ये जो हमें अमाइन दिया हुआ है ये सेकेंडरी है। नाइट्रोजन के साथ 2, अगर आप देखोगे 2 कार्बन वाले ग्रुप प्रेजेंट है और जो स्मॉल वाला ग्रुप है उसे हम पहले लिखते हैं, तो हम पहले लिखेंगे एन मिथाइल। ठीक है, जो स्मॉल वाला होता है उसे हम पहले लिखेंगे और ये जो तीनों ग्रुप है अब इनकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3। इसकी हमने नंबरिंग कर ली। अब ये 3 है हमारे प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपेन और सेकंड पोजीशन पे क्या है, अमाइन है, तो हो जाएगा 2 अमाइन। तो ये हो जाएगा एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, सी में हमें क्या दिया हुआ है, CH3 CH2 CH3। इसमें भी ये हमें क्या दिया, टर्शियरी अमाइन दिया हुआ है। इसमें 3 ग्रुप है, सबसे जो बड़े वाला हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप है इसे एंड में लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे N, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हैं, डाई मिथाइल N, डाई मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं, तो लिखेंगे इथेन अमाइन। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल E0 फॉर हाफ रिएक्शंस आर। एक में हमें दिया जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है, Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। E0 दिया उसका 0.76 वोल्ट्स और आयरन Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, उसका E0 है 0.41 वोल्ट्स। अब इंपॉर्टेंट क्या, इन्होंने जो रिएक्शंस दिए इन फॉर्म ऑफ क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर रिएक्शन ऑक्सीडेशन की फॉर्म में दिया हुआ है तो पोटेंशियल जो लिखा होगा इन्होंने वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा होगा। बट हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल के रिएक्शन उल्टा होना चाहिए, जो Zn2+ है वो क्या होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए टू फॉर्म Zn। सिमिलरली Fe2+ ने क्या करना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहिए टू फॉर्म Fe। तो मतलब जो E0 है वो क्या हो जाएगा, इसमें रिवर्स हो जाएगा 0.76 वोल्ट्स पहले वाले में, सेकेंड वाले में हो जाएगा -0.41 वोल्ट्स। ठीक है, तो याद रखना ये हमें मिल गया रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। अब जो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ये हमेशा याद रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो हमेशा क्या करता है, रिडक्शन करता है। अगर हम इसमें देखेंगे क्या हो रहा है, जो आयरन है इसका रिडक्शन पोटेंशियल है -0.41, जो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो ये रिडक्शन करेगा और इट एक्ट एज ए कैथोड। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है, -0.76 कम है, तो वो हमेशा एक्ट करता है एनोड की तरह और उसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो आयरन है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे रिडक्शन कर रहा है और जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो हम E0 ऑफ द सेल लिखेंगे। E0 ऑफ द सेल होता है हमारा E कैथोड, इट इज़ E कैथोड
माइनस ई नॉट ऑफ द एनोड। और अभी अभी हमने बताया था कैथोड क्या होगा, आयरन होगा, तो माइनस 0.41 माइनस 0.76 ऑफ जिंक विच इज़ एनोड। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे, माइनस 0.41 प्लस 0.76, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.35 वोल्ट्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 0.35 वोल्ट्स। नेक्स्ट हमें दिया अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, पहले दिया एनालिन, फिर दिया हुआ है पैरा नाइट्रो एनालिन और फिर दिया पैराटोलुडीन। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे जिसका कम होगा वो होगा हमारा पैरा नाइट्रो एनालिन का। ठीक है, NO2NH2, तो ये हमारा सबसे पहला वाला कंपाउंड है पैरा नाइट्रो एनालिन। अब पैरा नाइट्रो एनालिन में क्या होता है, जो NO2 है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाती है, और बेसिक स्ट्रेंथ जो होते हैं, याद रखना, वो डिपेंड करता है कौन कितना ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद हमारा आ जाएगा एनिलीन। ठीक है, एनिलीन हमारा क्या है, नॉर्मली NH2, इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और लास्ट में जिसकी सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो होगा पैराटोलुडीन। पैराटोलुडीन क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, एक तरफ NH2 होगा ग्रुप और एक तरफ क्या होगा, CH3 ग्रुप है। ठीक है, अब याद रखना ये जो CH3 ग्रुप है ये हमारा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से क्या करता है, ये नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, एक तरफ हमें एनालिन दिया हुआ है C6H5NH2। ठीक है, उसके सबसे याद रखना इसकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा कम होगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, एनिलीन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, याद रखना वो क्या शो करते हैं, प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस करते हैं वो। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट की वजह से वो बेंजीन रिंग में चले जाते हैं। एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, देयर इज ए डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, एनिलीन की कम हो जाती है। और याद रखना बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। इससे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी हमारा एनिलीन के साथ हमने अटैच किया हुआ है NHCH3, इसे बोलते हैं एन मिथाइल एनालिन। अब क्या हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग में क्या होता है, लोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेंजीन रिंग में जा रहे हैं, बट CH3 क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनिलीन से ज़्यादा होती है। और थर्ड बताएंगे हमारा है बेंजाइल अमाइन। बेंजाइल अमाइन में क्या हमारा C6H5CH2NH2। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं नाइट्रोजन के, ये याद रखना ये बेंजीन रिंग में नहीं, क्योंकि बेंजीन के साथ डायरेक्टली नाइट्रोजन अटैच नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे क्या है, लोकलाइज्ड। लोकलाइज मतलब कि एक ही जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एज ए रिजल्ट जो बेंजाइल अमाइन है उसके नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, क्योंकि बाकी दो नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, रेजोनेंस शो कर रहे हैं। सो एज ए रिजल्ट क्या होगा, इसकी सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन बी 3 मार्क्स का। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन दिया, व्हाई डज फिजिजॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इससे हम एग्जांपल से देखेंगे। सपोज आपने गैस लिया हुआ है और सॉलिड की सरफेस पे आपने इसे एड्जॉर्ब कराया। ये रिएक्शन याद रखना रिवर्सिबल होती है। जो गैस है वो सॉलिड की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो गया है और ये जो स्लैश है वो इंटरफेस बताता है। ठीक है, अब गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में रहते हैं, सॉलिड पे अटैच होने के बाद वो स्टेबल हो जाते हैं, तो वो रिलीज करता है हीट। इस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है वो हो जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब याद रखना अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, अगर आप क्या कर रहे हो, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन का हीट इंक्रीज होगा और रिएक्शन क्या करेगा, ट्राई टू डिक्रीज द हीट, वो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी तो गैस और सॉलिड क्या हो जाएंगे, इनकी जो एड्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। बैकवर्ड डायरेक्शन में गैस और सॉलिड सेपरेट हो जाएंगे। सो दैट्स वाई फिजिजॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट हमें पूछा है, एक्सप्लेन हाउ द फिनोमिनन ऑफ एड्जॉर्प्शन फाइंड एप्लीकेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम। ठीक है, सपोज आपके पास कोई भी रूम है और आप चाहते हो कि उसमें अच्छे से वैक्यूम आ जाए, तो सबसे पहले आप क्या यूज़ करते हो, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो एयर है वो क्या हो जाती है, रिमूव कर सकते हो, बट स्टिल कुछ ट्रेसेस ऑफ एयर जो है वो रह जाते हैं। ठीक है, ट्रेसेस ऑफ एयर जो है
वो रह जाता है हमारे, सपोज आपने कंटेनर लिया, आप इसमें से गैस रिमूव करना चाहते हो, कुछ ट्रेसेस ऑफ एयर रह जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि ये ट्रेसेस रिमूव करना है तब आप यूज़ कर सकते हो चारकोल। ठीक है, तो चारकोल क्या करेगा, ये जो भी ट्रेसेस हैं ये सारे ट्रेसेस को क्या कर देगा, एड्जॉर्ब कर देगा। ठीक है, सो इट विल एड्जॉर्ब ऑल द ट्रेसेस और एज ए रिजल्ट क्या होगा, आपको जो वैक्यूम है वो कंप्लीट वैक्यूम, आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट वैक्यूम आपको मिल जाएगा। सी पार्ट है हमारा, राइट वन डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड कोलाइड। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सॉल्यूशन का, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं इनका साइज क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। वेरएस कोलाइड में क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं कोलाइड के, इसका साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, एग्जाम्पल सॉल्यूट की आप ले सकते हो, सॉल्ट वाटर। सॉल्ट अगर आप वाटर में ऐड कर दोगे, सॉल्ट वाटर जो है वो सॉल्यूशन में आ जाएगा। कोलाइड में हमारा आ जाता है ब्लड आ जाता है, इसमें आ जाता है मिल्क आ जाता है। ठीक है, और याद रखना जो टिंडल इफेक्ट है वो कोलाइड पार्टिकल्स टिंडल इफेक्ट मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करते हैं और सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, तो इसके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर KCl। तो कंसंट्रेशन KCl का दिया हुआ है हमें 0.001 मोलर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन मोलैरिटी की फॉर्म में दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन और साथ में क्या दिया हुआ है 1500 ओम, रेजिस्टेंस दिया हुआ है विच इज़ 1500 ओम्स। साथ में क्या दिया, व्हाट इज़ द सेल कांस्टेंट, आपको सेल कांस्टेंट जिसे G स्टार कहते हैं और L/A फाइंड करना है ऑफ द इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। कंडक्टिविटी को हम कपा से रिप्रेजेंट करते हैं 0.146 10⁻³ सीमेंस पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब याद रखना आपको क्या फाइंड करना है, L/A फाइंड करना है और G स्टार विच इज सेल कांस्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L/A और हम बोल सकते हैं L/A इज इक्वल टू रेजिस्टेंस बाय रो। ठीक है, और याद रखना 1/रो होता है हमारा 1 रेजिस्टिविटी क्या होता है इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। ठीक है, और कब तो हम लिखेंगे L/A इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, हमें रेजिस्टेंस भी दिया हुआ कंडक्टिविटी भी दिया हुआ है, हम दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा 1500। ठीक है, इंटू 0.146 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.219 पर सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो हमारा आंसर भी आ जाएगा पर सेंटीमीटर में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 6 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज़ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम सपोज ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में क्या होता है, लेंथेनियम से लेकर La लेंथेनियम होता है और Lu होता है ल्यूटीनियम तक। आप La से Lu तक जाओगे तो याद रखना ग्रेजुअल साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, सो देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेंथेनियम विच इज़ La टू ल्यूटीनियम। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है वो होती है 4f ऑर्बिटल की फीलिंग होती है। अब 4f ऑर्बिटल की जो फीलिंग होती है याद रखना इसका होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से याद रखना जो इसके जो इनर इलेक्ट्रॉन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से प्रोटेक्ट नहीं करते, तो ओवरऑल क्या हो जाता है, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है इनर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं और साइज़ क्या होता है, डिक्रीज। तो एज ए रिजल्ट लेफ्ट टू राइट जब भी मूव करेंगे हम लेंथेनॉइड सीरीज में तो साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है फ्रॉम लेंथेनियम टू ल्यूटीनियम और इसे ही हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। 6 का बी पार्ट दिया हुआ, वाई यूरोपियम 2+ इज मोर स्टेबल देन द सीरियम 2+। अगर हम सबसे पहले यूरोपियम की बात करें, यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है Xe4f7 6s2। ठीक है, तो याद रखना ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। और सीरियम की बात करें ये होता है Xe4f1 5d1 6s2। अगर आप यूरोपियम में से क्या करो, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो तो ये बन जाता है हमारा Xe4f7। 4f7 अगर आप देखोगे ये हो जाता है हमारा हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सो दैट्स वाई यूरोपियम 2+ क्या होगा, स्टेबल होगा। वेरियस जो सीरियम 2+ होगा ये हो जाएगा हमारा Xe4f1 5d1 जो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। सो दैट्स वाई यूरोपियम 2+ इज मोर स्टेबल देन द सीरियम +2। बी का सेकेंड पार्ट है हमारा, वाई इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ गैडोलीनियम विच इज़ 24 एंड ल्यूटीनियम इज स्पेशली स्टेबल।
ठीक है। अगर GD की बात करें विच इज़ गैडोलिनियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है Xe4F7 5D1 6s2, ठीक है। और अगर हम बात करें ल्यूटिटियम की विच इज़ Lu4Fe4F14 5D1 6s2, तो ये इनकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। तो अगर हम GD क्या कर दें, +3 करते हैं, +3 से क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा Xe4F7, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम ल्यूटिटियम +3 की बात करें, हमारा हो जाएगा Xe4F14। अगर हम दोनों ऑर्बिटल्स को देखेंगे, एक है हमारा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, एक हाफ फिल्ड है, और सेकंड क्या है हमारा फुली फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल दोनों क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सो दैट्स वाई गैडोलिनियम एंड ल्यूटिटियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, स्टेबल होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज मेंट बाय द फॉलोइंग टर्म्स, गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन फॉर देयर फॉर्मेशन इन ईच केस। हमें बताना है एक कंपाउंड कैसे फॉर्म कर सकते हो। एक है साइनोहाइड्रिन एसिटल सेमी कार्बाजोन। सबसे पहले हम बात करेंगे साइनोहाइड्रिन की। आपके पास सपोज एल्डिहाइड है RC+OH, आप कीटोन भी ले सकते हो। आपने क्या किया, HCN के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। HCN है हमारा हाइड्रोजन, इट इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करोगे तो याद रखना जो CN नेगेटिव है वो क्या एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होगी और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर जाएगा, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ RCOH CNH। तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। और ये जो कंपाउंड बना जिसमें कार्बन के साथ OH एंड CN अटैच है, इसे बोलते हैं हम साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट B हमें दिया हुआ है एसिटल दिया हुआ है, ठीक है। एसिटल कैसे बनाएंगे, हमें दिया हुआ RC+O। हम क्या करते हैं, सपोज आपने R-OH एल्कोहल लिया, वो भी 2 एल्कोहल लिए, और आपने साथ में क्या लिया, HCl गैस लिया। अब क्या होता है इसमें, जो R है, ठीक है, उसके साथ कार्बन के वाले के साथ अटैच हो जाते हैं 2 OR-, ठीक है। तो ये जो हमारा कंपाउंड बन जाता है, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं एसिटल। बीच में हमारा हेमी एसिटल भी बनता है जब आप एक ROH यूज़ करोगे, बट जब आप 2 ROH यूज़ करोगे तो 2 OR ग्रुप क्या होते हैं, कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारा बन जाता है एसिटल। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेमी कार्बाजोन। सपोज आपने क्या लिया हुआ है, कीटोन लिया हुआ है, ठीक है। हम सबसे पहले से रिएक्ट करेंगे सेमी कार्बाजाइड से, विच इज़ CnH2 NH C+O NH2, we call it as सेमी कार्बाजाइड। इसके साथ रिएक्ट करेंगे, याद रखना इसमें क्या हो जाएगा, इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया वाटर रिलीज हो जाएगा, हमारा बनेगा RCr +N NHCO NH2। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना जिसमें हमने वाटर रिलीज कर दिया, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज सेमी कार्बाजोन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 का A पार्ट। ए रिएक्टेंट हैज़ ए हाफ लाइफ ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट्स का हाफ लाइफ है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको फर्स्ट ऑर्डर का पता होना चाहिए, जो K है इट इज़ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय T हाफ, ठीक है, 0.693। और ये जो T हाफ है हमें दिया हुआ 10 मिनट्स, तो डिवाइड कर देंगे 10 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0693 पर मिनट। तो हमें मिल गया रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। 8 का सेकंड पार्ट दिया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर एन आर ऑफ रिएक्शन हैज़ अकर्ड। इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, n डिवाइडेड बाय n0 इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर n। ये तब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं जब आपको सपोज आपको दिया हुआ कि रिएक्टेंट 1 घंटे के बाद कितना रहेगा। हमें टाइम दिया हुआ है 60 मिनट्स, ठीक है, हमें 60 मिनट्स दिया हुआ है, और हमें हाफ लाइफ भी पता है। हाफ लाइफ कितना है हमारा 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में क्या हो रहा है, एक कंपाउंड क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो 60 मिनट्स में कितनी हाफ लाइफ हो जाएगी, तो हम करेंगे कि जितना नंबर ऑफ n डिपेंड हमें बताते हैं कितनी हाफ लाइफ है, 60 डिवाइड बाय 10, तो 6 टाइम्स कंपाउंड क्या करेगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें बताता है, ये तभी होगा जब हम क्या कर सकते हैं, टोटल टाइम को T हाफ से डिवाइड कर पाए, तभी ये हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो n है, n रिप्रेजेंट करता है हमारा फाइनल अमाउंट, और जो कैपिटल N0 है वो हमें रिप्रेजेंट करता है इनिशियल अमाउंट। हमें इनका क्या पूछा हुआ है, फ्रैक्शन पूछा हुआ है, तो ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, तो 1/2
एंड हाफ कितनी टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ है 6 है, तो 1/2 का रेज़ टू पावर 6 होता है 1/64। तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 1/64। अगर इनिशियल कंपाउंड आपने 1 लिया था तो फाइनल कंपाउंड हो जाएगा 1/64। नेक्स्ट हम बात करें 8th का बी पार्ट की। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ ए रेट कांस्टेंट ऑफ, रेट कांस्टेंट दिया हुआ हमें 0.00510 पर मिनट, हमें रेट कांस्टेंट मिल गया। इफ़ इट बिगिंस विद 0.1 मोलर कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगी हमारी, R0 दिया हुआ हमें 0.1 मोलर कंसंट्रेशन। हाउ मच विल बी द रिएक्टेंट विल रिमेन आफ्टर 3 आवर्स, तो हमें R फाइंड करना है, ठीक है, R फाइंड करना, और टाइम दिया हमें 3 आवर्स। तो सबसे पहले आवर्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें के मिनट्स में दिया हुआ है। 3 × 60 हो जाता है हमारा 180 मिनट्स, ठीक है। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमें पता है K = 2.303T log ऑफ R0/R, ये हमारा फॉर्मूला होता है। K का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है विच इज़ 0.0510, हो जाएगा 2.303, टाइम हो जाएगा हमारा 180, लॉग ऑफ R0 की वैल्यू हमें दी हुई है, R0 की वैल्यू कितनी है हमारी 0.1 डिवाइडेड बाय R, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम इस टर्म्स को, सारी टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, हम लिखेंगे लॉग ऑफ 0.1 डिवाइड बाय R इक्वल्स टू 180 इंटू 0.00510 डिवाइडेड बाई 2.303, ठीक है। अब हम जब इसको पूरा सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.398। तो लॉग ऑफ 0.1 डिवाइड बाय ब्रैकेट में R हो जाएगा 0.398। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, एंटी लॉग। अब दोनों तरफ जब आप एंटी लॉग लगाओगे, इसमें हमारा बन जाएगा 0.1 डिवाइड बाय R, और एंटी लॉग ऑफ 0.398 अभी अभी हमने लिखा हुआ क्वेश्चन में हो जाएगा 2.5। तो आप सॉल्व कर लोगे तो जो R की वैल्यू है दैट विल कम इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाई 2.5, और द वैल्यू विल कम इक्वल टू 0.04 मोलर्स, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल कंसंट्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 0.04 मोलर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे आउट ऑफ COF6 नेगेटिव COC2O4 थ्राइस 3 नेगेटिव सिलेक्ट द कॉम्प्लेक्स विच इज़ रिपेल। तो हमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी हाइब्रिडाइजेशन लिख लेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमें, COF6 नेगेटिव, इसकी ऑक्सीडेशन निकालेंगे। याद रखना कोबाल्ट को हम X रखेंगे, फ्लोरीन का चार्ज होता है -1 × 6 = -3, तो X किसके इक्वल हो जाएगा, +3 के, ठीक है। X +3 के हो जाएगा, और कोबाल्ट की वैलेंसी हो जाएगी +3। नॉर्मल अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएं, कोबाल्ट की ये होती है 3d7 4s2, और अगर आपने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए तो हो जाएगा 3d6, ठीक है। अब याद रखना जो ये फ्लोरीन है इट्स ए वीक लिगेंड, ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करता है, ठीक है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 3d, ये हो जाएगा हमारा 4s, ये हो जाएगा हमारा 4p, और नीचे आ जाएगा हमारा 5d, 1 2 3 4, सो ये हो जाएगा 4p एंड 5d, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर लिए। अब क्या होगा, इसमें जो लिगेंड है वो वीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन पे रिपेल नहीं कर पाएगा। फ्लोरीन याद रखना वीक लिगेंड है। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो भी हमारे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे आगे जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है उसमें चले जाएंगे, तो चले जाएंगे एक S में, क्योंकि 6 फ्लोरीन है, 3 P में और 2 D में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ठीक है। एज ए रिजल्ट हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2। तो याद रखना पहले कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा, COF6 नेगेटिव में sp3d2। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट हमें दिया हुआ है COC2O4 थ्राइस 3 नेगेटिव। हमें कोबाल्ट के साथ दिया ऑक्सीलेट आयन। अब इसका चार्ज निकालते हैं, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर ये हो जाएगा X, ऑक्सीलेट आयन का होता है -2 × 3 = -3, सो X = -6 = -3, X = +3। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कोबाल्ट +3 और +3 अभी हमने निकाला, ये हो जाएगा 3d6, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, जो ऑक्सीलेट आयन है इट्स ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारे जो 6 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, ठीक है,
हमारे जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो एक तरफ सब आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये इलेक्ट्रॉन्स की क्या करता है, पेयरिंग कर देता है, एक ही डायरेक्शन में भेज देगा। और हमारे पास है ये सपोज ये 3D है, फिर उसके पास ये है हमारा 4s, फिर ये हमारा 4p। अब ये क्या कर देगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे पुश कर दिया इसने एक डायरेक्शन में, अब जो रिमेनिंग ऑर्बिटल है उसमें अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो याद रखना ये बाइडेंटेड लिगेंड है, डाइडेंटेड लिगेंड है, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो पहले वाले में हो जाएगा sp3d2 और सेकंड में हो जाएगा D2sp3। अब हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले विच इज़ रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, कौन मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल्ड हो रहा है जहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, विच इज़ COC2O4 थ्राइस 3 नेगेटिव, ये हो जाएगा हमारा इट इज़ रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका फर्स्ट का यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, सेकेंड विच इज़ लेस रिएक्टिव। अब लेस रिएक्टिव क्या होता है, जो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो। अब इसमें याद रखना जो हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स है विच इज़ COC2O4 थ्राइस, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ ये कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, ये हमारा क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं OX की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, ऑक्सीलेट आयन को। ठीक है, और ओवरऑल चार्ज हो जाएगा 3 नेगेटिव। अगर आप देखोगे ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम चिलेटिंग, ये जो लिगेंड होता है जो ये रिंग बनाता है वी कॉल देम एज चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं चिलेटिंग लिगेंड, और वी कॉल इट एज चिलेट रिंग। और ये स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो याद रखना रिंग में होने की वजह से स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी आपके पास डाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड से। सो दैट्स वाई सेकंड का आंसर भी हमारा यही हो जाएगा, COC2O4 थ्राइस 3 नेगेटिव। नेक्स्ट, विच यूजेज आउटर डी ऑर्बिटल, कौन आउटर डी ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है, मीन 5D ऑर्बिटल कौन यूज़ कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि 5D ऑर्बिटल यूज़ कर रहा है हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विच इज COF6 3 नेगेटिव। इसमें क्या हो रहा है, आउटर डी ऑर्बिटल जो 5D ऑर्बिटल है वो यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ दिस एनर्जी। ठीक है, कौन सी एनर्जी है, याद रखना ये हमारी CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो याद रखना ये कब होता है, जब हमारा लिगेंड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। जब लिगेंड स्ट्रांग होता है वो इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग कर लें। और अगर हम देखेंगे फर्स्ट वाले, हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, हम फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट कंपाउंड की बात करेंगे, उसमें आराम से पेयरिंग हो गया, तो इसका आंसर भी क्या होगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो फोर्थ का भी आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। इसमें क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है, और जो एनर्जी है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है दैट इज़ ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी। और जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बन जाएगा हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन इसलिए बन रहा है क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो चुके हैं, पेयर्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। हाउ वुड यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपको कन्वर्जन करना है प्रोपेनल से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। प्रोपेनल से आपको बनाना है ब्यूटेन ऑन। ब्यूटेन ऑन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब याद रखना इसमें क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी आप नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहे हो और आपको एल्डिहाइड दिया तो आप यूज़ कर सकते हो CH3MgPr। ये है हमारा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, और इसके साथ में हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में क्या होता है, CH3 पे होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज, Mg पे होता है डेल्टा पॉजिटिव। जो CH3 है वो क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, MgBr ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, एज ए रिजल्ट हमें मिल जाएगा एल्कोहल। ठीक है, याद रखना अगर आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, आपका बन जाता है सेकेंडरी अल्कोहल विच विल बी CH3 CH2 CH3OH। ठीक है, अब आपका अल्कोहल बन गया, अब सेकेंडरी अल्कोहल। अब आप क्या करोगे, इसकी ऑक्सीडेशन कर सकते हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, सेकेंडरी K2Cr2O7। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा अल्कोहल की, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। तो हमारा प्रोपेनॉल से ब्यूटेनॉन बन जाएगा। सेकंड हमें दिया है बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। बेंजल्डिहाइड हमारा ऐसा होता है, बेंजीन के साथ क्या अटैच है, CHO इज अटैच। तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, और हमें एंड में पूछा है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन में क्या होता है कि 2 बेंजीन रिंग है, ठीक है, और उसके बीच में क्या होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ कीटोन, तो इसे बोलते हैं हम बेंजोफिनोन। ठीक है,
अब याद रखना बेंजोफिनोन बनाने के लिए आप एक जो रिएक्शन यूज़ कर सकते हो वो क्या कर सकते हो आप बेंजीन को रिएक्ट कर सकते हो किसके साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ, विच इज़ C6H5COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये एक तरह का क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है कि आप COCl को AlCl3, तो क्या होता है जो Cl है वो AlCl3 के पास चला जाता है और C6H5 जो CO पे पॉजिटिव चार्ज आता है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करता है, बेंजीन पे अटैक करता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं असाइलेशन। C6H5 जो CO ग्रुप है उसे बोलते हैं असाइल ग्रुप, जो बेंजीन पे अटैच हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए इस रिएक्शन में, सबसे पहले हमें क्या बनाना है, हमें बेंजीन बनाना है। ठीक है, हमें बेंजीन बनाना है इस रिएक्शन के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे। ऑक्सीडेशन से क्या हो जाएगा, हमारा जो एल्डिहाइड है, अगर आप KMNO4 लेते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या कर देगा, इसकी ऑक्सीडेशन कर देगा टू बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड को हम क्या करेंगे, सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे, हमारा बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट। ठीक है, अब सोडियम सॉल्ट और बेंजोइक एसिड को आप बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो। आप क्या रिएक्ट करोगे, यूजिंग सोडा लाइम। सोडा लाइम होता है हमारा NaOH प्लस CaO। ये एक तरह का क्या, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें से क्या होता है, CO2, ये CO वाला ग्रुप क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है और हमारा बन जाता है बेंजीन। ठीक है, तो कभी भी आपको क्वेश्चन में दिया बेंजोफिनोन बनाना है, बेंजोफिनोन से पहले आपको बेंजीन की क्या करनी है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, और आपको बेंजल्डिहाइड से बेंजीन बनाना है यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स। थर्ड में दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेनॉल एल्कोहल दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेनॉन। ठीक है, तो ये हमें एल्कोहल दिया हुआ है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉल, और इसे हमने कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेन 1-ऑन। ठीक है, तो आपने एल्कोहल की क्या किया, इसमें ऑक्सीडेशन की है। तो आप कुछ भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक CrO3 यूज़ कर सकते हो। तो ये तरह का क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। 11 क्वेश्चन दिया है, assign suitable reason for the following. Mn2+ compounds are more stable than the Fe2+ compound towards oxidation to their +3 oxidation state. ठीक है, तो इसमें क्या बताया, जो Mn2+ है वो ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता है 3+ में, वेरएस Fe2+ Fe3+ में ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऐसा क्यों, जो Mn2+ है इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाती है 3d5। 3d5 होने से याद रखना ये हो जाता है हमारा हाफ फिल्ड, और हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो याद रखना काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, दे आर वेरी स्टेबल, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सो एज ए रिजल्ट जो मैग्नीज है वो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। वेरएस अगर हम बात करें आयरन की, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 3d6। 3d6 होने की वजह से वो क्या चाहता है, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बना देगा Fe3+। सो एज ए रिजल्ट जो मैग्नीज है वो +2 में ही रहेगा, वो ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होगा +3 में, वेरएस Fe2+ +3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया, इन द 3D सीरीज फ्रॉम Sc to Zn द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज द लोएस्ट। अगर हम जिंक की बात करें, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d10 4s2। अब इसके जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दे डू नॉट टेक पार्ट इन इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। तो अगर इलेक्ट्रॉन सपोज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वो क्या कर सकते हैं, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो ऐसे रिजल्ट क्या होता है, इसे बोलते हैं हम मेटेलिक बॉन्ड बनता है। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। बट अगर हम बात करें जिंक में, सारे इलेक्ट्रॉन्स के जो डी ऑर्बिटल के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, सो डू नॉट टेक पार्ट इन इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग। तो मेटेलिक बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और मेटेलिक बॉन्ड वीक होने की वजह से जो ब्रेक कर सकते हो, तो एटम्स को आप इजीली क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। और इंथैल्पी ऑफ जो एटमाइजेशन है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात करेंगे, जिंक का हो जाता है हमारा लोएस्ट। नेक्स्ट हमें दिया Sc3+ इज कलरलेस इन एक्वस सोल्यूशन, वेयरएज Ti3+ इज कलर्ड। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, जो भी चीज़ कलर शो करती है, ठीक है, मोस्टली जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो कलर इसलिए शो करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जो डी ऑर्बिटल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है हमारा T2g, एक हो जाता है हमारा Eg। जब इलेक्ट्रॉन T2g से Eg में जंप करता है तो उसकी वजह से कलर शो होता है। अब उसके लिए याद रखना,
कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर कलर शो करना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम बात करेंगे Sc3+ की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d0। 3d0 से इसका मतलब क्या, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये हो जाता है हमारा कलरलेस, क्योंकि ये डी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। वेराज जो Ti3+ है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 3d1। एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या कर सकता है, डी ट्रांजिशन शो कर सकता है, एज ए रिजल्ट इट विल बी कलर्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी है 5 मार्क्स का। इसमें हमें केस बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कोलाइडल पार्टिकल्स आइदर कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कोलाइडल पार्टिकल या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा। द नेचर ऑफ द चार्ज इज सेम एंड ऑल द डिस्पर्स पार्टिकल इन कोलाइडल सोल्यूशन। तो हर एक डिस्पर्स पार्टिकल का चार्ज क्या होगा, सेम होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। When 2 or more ions are present in the dispersed medium, या दो से ज़्यादा आयंस प्रेजेंट है डिस्पर्स मीडियम में, प्रिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन टू द कोलाइडल पार्टिकल्स। सपोज 2 या 2 से ज़्यादा आयंस प्रेजेंट है, तो जो डिस्पर्सल पार्टिकल्स हैं उसके साथ जो कॉमन आयन होगा वो क्या हो जाएगा, उसके साथ एड्जॉर्ब हो जाएगा। सपोज हमें दिया Ki इज एडिड टू द AgNO3 वेयर Ki इज एक्सेस। तो सपोज Ki और AgNO3 के साथ अगर आपने रिएक्ट किया तो हमारा बन जाता है AgI, और आपने क्या लिया हुआ है, Ki इन एक्सेस, मतलब रिएक्शन के बाद भी थोड़ा Ki बच जाएगा। Ki बचने के बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि AgI हमारा क्या है, हमारा डिस्पर्स्ड पार्टिकल है, तो वो क्या करेगा, Ki में से I को अपनी सरफेस में, क्योंकि वो कॉमन आयन है, उसको एड्जॉर्ब कर लेगा। तो इन्होंने यही लिखा हुआ है, व्हेन Ki सॉल्यूशन इज एडेड टू AgNO3 Ki इज इन एक्सेस एंड द precipitated silver iodide adsorb the iodine from the dispersion medium and negatively charged colloid results। तो इससे नेगेटिवली चार्ज कोलाइड बन जाता है, क्योंकि आयोडीन का नेगेटिव चार्ज है। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया हुआ है, इफ कोलाइड ऑफ AgI इज प्रिपेयर्ड बाय AgNO3 एंड Ki AgNO3। अब इन्होंने क्या बोला, हमने अगेन AgNO3 और Ki को रिएक्ट किया, बट AgNO3 हमने ज़्यादा कर दिया। सपोज आपके पास क्या बन जाएगा, AgI फिर बन जाएगा, और AgNO3 क्या है, एक्सेस में होगा, तो कॉमन आयन क्या करेगा, ये Ag+ की एड्जॉर्ब कर लेगा सरफेस में, एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेयर्स ऑफ अपोजिट चार्ज अराउंड द कोलाइड पार्टिकल इज कॉल्ड एज हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो इसकी वजह से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज लेयर इसके आगे पीछे सराउंड करेगी, उसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल इज हाईली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द स्टेबिलिटी। तो अगर सेम इक्वल और सेम चार्ज आता है कोलाइडल पार्टिकल में, जैसे AgI पे A का पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसकी वजह से क्या होता है, सारे कोलाइडल पार्टिकल में अगर सेम चार्ज आ जाए तो उनमें रिपल्शन हो जाती है, उसकी वजह से कोलाइड क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। नेक्स्ट हमें दिया, व्हाई डज द प्रेजेंस ऑफ इक्वल एंड सिमिलर चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल प्रोवाइड स्टेबिलिटी। तो याद रखना है, स्टेबिलिटी क्यों होता है, क्योंकि इक्वल, और जब आपके पास क्या इक्वल एंड सेम चार्ज है, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, हमारी रिपल्शन हो जाती है, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, रिपेल, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो जाती है। रिपल्शन की वजह से याद रखना, जो कोलाइड है वो कोगुलेट नहीं होता, तो कोगुलेशन क्या हो जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है, तो कभी पार्टिकल सेटल नहीं होंगे, क्योंकि रिपल्शन की वजह से पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहेंगे। सो एज ए रिजल्ट क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट, वाई इज नेगेटिवली चार्ज सॉल्व ऑब्टेन ऑन एडिंग AgNO3 इन Ki। ये मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया। सपोज आपने AgNO3 को क्या कर दिया है, ऐड किया Ki में, तो मतलब Ki क्या होगा, एक्सेस में होगा, हमारा बन जाएगा AgI। ठीक है, AgI बनने के बाद भी क्या होगा, Ki जो होगा वो सोल्यूशन में रहेगा। अब जो AgI है वो क्या करेगा, कुछ I की जो हमारे I हैं, आयोडाइड आयन है, उसे एड्जॉर्ब कर लेगा सरफेस में, क्योंकि कॉमन है, तो कॉमन आयन को वो एड्जॉर्ब कर लेगा सरफेस में, I नेगेटिव को अपने अराउंड। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सी की, आउट ऑफ Ki एंड K2SO4 विच इलेक्ट्रोलाइट इज बेटर इन कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सोल। सपोज आपके पास क्या है, पॉजिटिव सोल है और पॉजिटिव कोलाइड है, इसकी कोगुलेशन करनी है, तो आपको क्या चाहिए, इसके लिए नेगेटिव चार्ज्ड आयन चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करेंगे Ki हमें दिया हुआ है, साथ में दिया K2SO4 में, इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो Ki है इसमें से आयोडाइड आयन नेगेटिव है और K2SO4 में सल्फाइड SO4 नेगेटिव। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेटर हमारा कोगुलेशन करेगा, तो याद रखना, अकॉर्डिंग टू हार्डी-शुल्ट्ज़ रूल, जिसका चार्ज क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसका चार्ज ज़्यादा होता है वो क्या करता है, कोगुलेशन भी क्या करता है, वो ज़्यादा ईजिली कर लेता है।
सो एज ए रिजल्ट आपको याद रखना जिसका ज़्यादा चार्ज है वो ईजिली कोagulation कर लेगा, तो SO4 क्या करेगा, SO4 नेगेटिव जल्दी कोagulation करेगा। नेक्स्ट मेथड हमें दिया हुआ पूछा है व्हाट इज़ द केमिकल मेथड बाय विच FeOH थ्राइसोल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम FeCl3। तो सिंपल है, आप FeCl3 में क्या करोगे, वाटर ऐड करोगे, ठीक है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ FeOH थ्राइस प्लस थ्राइस HCl। तो ये हमारा है केमिकल मेथड। इस केमिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, वाटर ऐड करके हम सोल बना सकते हैं ऑफ FeOH थ्राइस। आई होप आपको ये समझ आया हो। सिमिलर टाइप ऑफ वीडियोस बाकी चैप्टर के भी मैंने रिवीजन के वीडियोस बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।